लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा वर्मा आजकल आपको वीडियो के क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ जिसकी शुरुआत मैंने वर्णमाला बोर्ड से करवाया है। और इसमें मैंने आपको बता दिया है अपने पिछले वीडियो में कि वर्ड क्या होता है या अक्षर क्या होता है, वर्णमाला बोर्ड के कितने प्रकार होते हैं, स्वर किसे कहते हैं या ये कितने प्रकार का होता है, ये मैंने बताया है। जिसमें मैंने आपको स्वरों के इस प्रकार में मैंने आपको बताया था कि इसके मुख्य रूप से कुल मिलाकर 4 प्रकार होते हैं, जिसमें होता है आपका ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। जिसमें मैंने बताया था स्वर जो ह्रस्व स्वर वर्ण है वो मैंने बताया था डिटेल में आपको कि वो क्या होता है, ह्रस्व स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं या कौन कौन सा वर्ड है जो ह्रस्व स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है, ये मैंने बता दिया है। दीर्घ स्वर वर्ण भी बता दिया है कि किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से जो वर्ड हैं वो आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी संयुक्त स्वर वर्ण, यानी कि संयुक्त स्वर वर्ण किसे कहते हैं। संयुक्त जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ या जोड़ करके या जुड़ा हुआ वर्णों से बनने वाला शब्द। तो क्या होता है संयुक्त स्वर वर्ण, आइए देख लेते हैं, हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं डिटेल में। तो संयुक्त स्वर वर्ण, जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि आपने देखा जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों के, यानी कि मैंने आपको बताया है कि क्या एक सिंगल स्वर वर्ण क्या होता है या डबल क्या होता है, ये मैंने बता दिया है। तो जो स्वर वर्ण 2 स्वरों यानी कि 2, मैंने आपको ह्रस्व में बताया होगा कि सिर्फ एक स्वर वर्ण या सबसे कम समय जिसमें लगता है वो आपका ह्रस्व स्वर वर्ण होता है, और जिसमें ह्रस्व से दोगुना समय लगता है बोलने में वो आपका दीर्घ स्वर वर्ण होता है। लेकिन संयुक्त स्वर वर्ण वह होता है जिसमें कि 2 स्वर वर्णों के मिलकर जो स्वर वर्ण बनता है वो आपका संयुक्त स्वर वर्ण होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, आपका ये ए है, तो ये ए आपका 2 संयुक्त स्वर वर्णों के यानी कि 2 स्वर वर्णों के मेल से बना है। वो उदाहरण में जैसे कि अ या ई आप मिलाएंगे तो ए बनेगा, या आप मान लीजिए आ और बड़ी ई मिलाएंगे तभी ए ही बनेगा। तो इसलिए ये आपका संयुक्त स्वर वर्ण है। उसी तरीके से आय को बनाने में अ प्लस ए लगाएंगे आप तो आय बनेगा, या आ प्लस आय जोड़ेंगे तो ये भी आपका ऐ ही बनेगा। उसी तरीके से ओ कैसे बना है, तो ओ को बनने में आपका है अ और उ, छोटा ऊ मिला दीजिए तो आपका ओ बन जाएगा, या आप मान लीजिए अ और बड़ा ऊ मिलाएंगे तभी आपका ओ ही बनेगा, या आ प्लस बड़ा ऊ कर देंगे तब भी आपका ओ ही बनेगा। यानी कि 2 छोटे छोटे या 2 स्वर वर्णों के मेल से आपका क्या बन रहा है, ये संयुक्त स्वर वर्ण। उसी तरीके से अ को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ये अ प्लस ओ यानी कि अ बनेगा, और आ प्लस अ करेंगे तब भी आपका अ ही बनेगा। यानी कि दोस्तों हमने इस संयुक्त स्वर वर्ण में ये देखा, परिभाषा तो आपकी एकदम कंफर्म है, बिल्कुल साफ साफ है कि 2 स्वर वर्ण जब मिले या जहां पे मिले वहां पर आपका संयुक्त स्वर वर्ण का मेल होता है, स्वर या संयुक्त स्वर वर्ण बनता है। उदाहरण आपने देख लिया, ए को बनाने में भी आपका 2 स्वर वर्ण मिला है, अ और ई से आपका निर्माण हुआ है ए का। उसी तरीके से आय में आ प्लस आय मिला है तो आपका आय बन गया, या अ प्लस ए मिला है तो भी आय ही बना। उसी तरीके से ओ में अ प्लस उ बना है तो ये आपका ओ बना, या आ प्लस उ बड़ा उ करे तो वो भी ओ ही बनेगा। यानी कि आपने देखा कि संयुक्त स्वर वर्ण में 2 स्वर वर्णों को मिलाने से एक नया स्वर बन रहा है, तो वो आपका संयुक्त स्वर वर्ण है। अब आपका जो चौथा है ये आपका है, चौथा प्रकार है स्वर वर्ण का चौथा प्रकार आपका है प्लुत स्वर वर्ण। प्लुत स्वर वर्ण यानी वो होता है जो कि इनकी परिभाषा है, इन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से, ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व यानी आपने स्वर वर्ण का पहला प्रकार पढ़ा है कि ह्रस्व स्वर वर्ण होता है जिसमें कि बहुत कम समय लगता है। लेकिन इसमें प्लुत स्वर वर्ण में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर वर्ण से
3 गुना अधिक समय लगता है। यहाँ पे देखिए आप, और अगर यहाँ पे आ गया कि 2 गुना अधिक समय लगा, तो 2 गुना अधिक समय में आपने पढ़ा है कि वो आपका दीर्घ स्वर वर्ण में होता है, और 3 गुना अधिक समय जहाँ पे लगे तो वो ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगे तो वो आपका होता है प्लुत स्वर वर्ण। तो इसका उदाहरण आप देख लीजिए, ओम, यानी कि ओम, या इसको आप पढ़ते हैं ओम। तो ये है आपका विशेष रूप से, ये इसका एक उदाहरण है। ये आपका मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो ये संस्कृत का शब्द है, तो विशेष रूप से ये संस्कृत में आता भी है। तो इसलिए हम लोग एक जान लेते हैं विशेष इसकी पहचान क्या होती है आपके प्लुत स्वर वर्ण की। तो नोट करके आप इसको कर लीजिएगा। प्लुत स्वर वर्ण, जो ये प्लुत स्वर वर्ण है, ये दीर्घ री, ये ल के नीचे री का लगा होगा, री स्वर वर्ण का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओम जो है ये आपका संस्कृत का शब्द है। तो आप ये नोट में लिखिएगा पहले नंबर पर, या याद कर लीजिए इसको। सामान्य सी बात है कि प्लुत स्वर वर्ण या री हो या दीर्घ री हो, यानी दीर्घ री, इसमें आप देख रहे हैं कि री अगर ये सिर्फ इस तरीके से आप बनाएं तो ये आपका री होता है, लेकिन अगर इसमें एक और ऐसे कर दें तो ये आपका बड़ा या दीर्घ री हो जाता है। तो यानी कि प्लुत स्वर वर्ण दीर्घ री, ये दीर्घ री, और री स्वर वर्ण का प्रयोग स्पेशली या ज्यादातर केवल संस्कृत में ही होता है। दूसरी चीज है अंग और अह। मैंने आपको बताया होगा कि स्वर में मैंने आपको अ से अ तक ही बताया होगा कि ये इनको आप रखते हैं कि ये आपके स्वर के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको अंग और अह स्पेशली बताया था कि मैं इसको बाद में बताऊंगी कि ये क्या होता है। तो अंग और अह ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन। इनको क्या कहा जाता है? इनको नपुंसक वर्ण या अयोगवाह, याद कर लीजिए कि अंग और अह जो है इनको नपुंसक वर्ण या अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। तो बिल्कुल कॉमन सी बात है एकदम। मैंने चारों आपको बता दिया। स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत। ह्रस्व को भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है और दीर्घ को भी, और इस वीडियो में आपने देखा संयुक्त स्वर वर्ण यानी कि 2 स्वर वर्णों के मिल से संयुक्त स्वर वर्ण का निर्माण हो रहा है। और प्लुत स्वर वर्ण यानी कि प्लुत स्वर वर्ण में आपके ह्रस्व स्वर वर्ण से जो 3 गुना अधिक समय लगता है। स्पेशली मुख्य रूप से बात करें तो ये ज्यादातर संस्कृत में ऐसे वर्णों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्वर तो हो गया। अब हम आते हैं व्यंजन पर। क्या या व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, कितने, क्या इसके भी कई प्रकार हैं, इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यंजन वर्ण होता क्या है या किसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, और स्वतंत्र अस्तित्व जिनका होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है स्वर। और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। बिल्कुल एकदम साधारण परिभाषा है कि जो वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं वो स्वर होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, और जो स्वतंत्र नहीं होते वो आपके होते हैं व्यंजन वर्ण। क्योंकि इन्हें बोलने के लिए या ऐसे वर्णों के निर्माण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसलिए जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्णों की मूल संख्या, एक चीज आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल सामान्य सी है कि मूल संख्या और कुल संख्या आपके एग्जामिनेशंस में, मैं आपको तो यहाँ डिटेल में प्रोवाइड करवा रही हूँ कि मूल संख्या भी इतनी है और कुल संख्या इतनी है। स्पेशली अगर बात करूँ तो बहुत ज्यादातर मैंने देखा है कि एग्जामिनेशंस में आपका कुल संख्या ही पूछता है। तो आप कंफ्यूजन में मत आइएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इसको मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो इनके जो व्यंजन वर्णों की मूल संख्या है वो आपका है 33 यानी कि 33, और कुल संख्या है आपकी 38। ये और यानी कि ये आपकी 33 और 38 ये तो हो गया आपके व्यंजन वर्ण, लेकिन इसके भी भेद है।
3800 जो है वो सब एक ही तरह के वर्ड नहीं है, वो अलग अलग टाइप के वर्ड हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। यानी कि अब हम आएंगे व्यंजन वर्णों के भेद। यानी कि आपने व्यंजन पढ़ा किसे कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्णों के भेद, यानी कि व्यंजन वर्णों के भेद या प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन वर्णों की अगर बात करें तो प्रकार लगभग में 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से ये आपका कुल संख्या इनकी जो भी है 38 है या मुख्य संख्या 33 है। तो ये जो है 6 प्रकार के, यानी कि व्यंजन वर्णों के 6 भेद हैं या 6 प्रकार हैं। तो इसमें कौन सा है, तो इसका पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है ऊष्म व्यंजन, तीसरा है द्विगुण, या आप इस तरीके से देख लीजिए, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन, पांचवा है द्विगुण व्यंजन और छठा है आपका वैदिक व्यंजन। तो ये आपका है व्यंजन के भेद या व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के भेद आपके 6 हैं। कौन कौन सा, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुण और वैदिक। अब हम इनको डिटेल में जान लेते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा वर्ड जो है स्पर्श है या स्पर्श व्यंजन वर्ड कौन सा है, संयुक्त व्यंजन वर्ड कौन सा है या द्विगुण। सभी जो आपका 38 है ये सब तो मिलाकर के एक ही तो हो नहीं सकते, यानी कि 6 प्रकार है। तो 6 में से कुछ कुछ वर्ड या आपका मान लीजिए कुछ व्यंजन होंगे, कुछ ऊष्म, ये कुछ स्पर्श होंगे तो कुछ ऊष्म होंगे। तो हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है या कौन सा व्यंजन किस तरीके से आता है। तो सबसे पहली चीज है ये आपका स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आपका क्या है या इसकी क्या परिभाषा है, तो देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजन वो होते हैं जिनमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि का ज्यादातर या अधिक प्रयोग किया जाए, वो आपका व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, इनकी संख्या व्यंजन वर्णों की जो संख्या है या ये स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन यानी कि स्पर्श व्यंजन के तहत हमने देखा कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंठ, दंत, ओष्ठ, मूर्धा या तालु इत्यादि का अधिक प्रयोग किया जाता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन ये आपके स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या है। ये आपकी संख्या देखिए, ये व्यंजन वर्णों की संख्या है और ये है आपकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो स्पर्श व्यंजन ये आपका स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन वर्णों की जो मूल संख्या है वो है 16 और इनकी कुल संख्या यानी स्पर्श व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है वो है आपका 25 यानी कि 25। मूल संख्या 16 और कुल संख्या 25 किसकी, स्पर्श व्यंजन वर्ण की। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 38 है और मूल संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिनकी मूल संख्या 16 है और कुल संख्या 25। तो कैसे या कौन कौन सा है तो देख लेते हैं हम लोग। आप क ख ग जो है ये जानते ही होंगे। ये क से लेकर के क ख ग घ और ये अंग, ये आपका एक लाइन में आता है। लगभग में 5 कहीं भी आप देखेंगे तो ये आपका है। तो क ख ग घ अंग ये आपका है कंठ से बोले जाने वाले शब्द। जरा सा आप एक बार बोल के भी देख सकते हैं कि कहाँ से उधर क बोल रहे हैं तो अंदर से ये आवाज आ रही है क ख ग। लगभग में शीशे में भी देखिए, अपने आप को बोल के देखिए, आपका जो मुंह है बंद भी नहीं हो रहा है, जीभ भी नहीं टच हो रही है तालु में, तो इसलिए आपका कंठ से बोलिए जरा क ख ग घ अंग, यानी मुंह खुला का खुला रह गया, यानी कि अंदर से आवाज आ रही है। तो ये आपका यानी कि उच्चारण स्थान जो है ये आपका क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान का क्या है, कंठ है, यानी कंठ से आवाज आ रही है, इसलिए क ख ग घ अंग का जो है उच्चारण स्थान कंठ है। च छ ज झ अंग ये आपका तालु से बोले जाने वाले शब्द है, या इसमें आपका ज्यादातर तालु स्पर्श कर रहा है। आपका
च छ ज आपकी जो जीभ है ये तालु को टच कर रही है, यानी कि इसका च छ ज ज इ का जो है ये उच्चारण स्थान या इसमें ज्यादातर आपका तालु का प्रयोग किया जा रहा है या तालु तक से ये आवाज आ रही है, तो ये आपका जो है तालु इसका स्पर्श स्थान है या तालु से बोले जाने वाले शब्द है। आपका ये पूछता है एग्जाम में आएगा कि उच्चारण स्थान बताइए, क का उच्चारण स्थान क्या है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान बताइए। कुछ वर्ड दे देगा उसमें से आपको छाट के निकालना होगा या 4 ऑप्शन दे देगा, बताना होगा उच्चारण स्थान बताइए क का कौन सा उच्चारण स्थान है, ये च का क्या है। तो इस तरीके से, तो इसलिए च छ ज झ इ ये आपका इसका उच्चारण स्थान जो है ये तालु है या तालु से बोले जाने वाले शब्द हैं, या ऐसा बोलें कि इसमें तालु का च छ ज झ इ में तालु का ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी तरीके से ट ठ ड ढ ड़ ये आपका है मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द। मूर्धा यानी कि तालु के पीछे का स्थान और ये जो सिर के पहले का स्थान, ये आपका जो है ये मूर्धा होता है, यानी कि तालु के पीछे और सिर के पहले का स्थान ये आपका मूर्धा है। और ये आपका ट ठ ड ढ ड़ यानी कि तालु के पीछे से ये आपका जो शब्द है वो जो वर्ड है ये इसके पीछे से निकल रहा है, तालु के पीछे से, तो ये आपका जो है ट ठ ड ढ ड़ ये आपका मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द है या वर्ड है या इनका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है। त थ द ध न ये आपका दंत से बोले वाले शब्द हैं, जैसे कि आप बोल के भी देख सकते हैं त थ द ध और न, यानी कि त थ द ध न का जो है उच्चारण स्थान है ये आपका दंत है। एक बोल के भी देख लीजिएगा, या ज्यादातर ये वाला पूछता है द ध न ये क्या है, कहाँ से बोले जाने वाले शब्द हैं, तो ये आपका इनका उच्चारण स्थान जो है ये दंत है या दंत का ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। प फ ब भ म सबसे आसान यही है, प फ ब भ म एक बार बोलेंगे तो एकदम लगेगा कि आपका ओठ जो है ओठ बंद हो रहा है, प फ खुल रहा है बंद हो रहा है, प फ ब भ म, तो इसलिए ये आपका प फ ब भ म जो है इनका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है, यानी क से लेकर के म तक की जो ये पूरी संख्या है ये आपकी 25 है, यानी 25 संख्या है। इन 25 संख्याओं को क्या कहा जाता है, उदित वर्ड। ये जो ये 25 है यानी कि क से लेकर के जो म तक है, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, यानी कि इनको जो है उदित वर्ड भी कहते हैं। इनको एक और चीज है, इनको वर्गीय वर्ड भी कहते हैं। अभी मैं बता रही हूँ, एकदम आसान है कि कैसे वर्गीय वर्ड क्यों कहा गया है। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इनकी मूल संख्या है, मूल संख्या कितनी है, तो इनकी जो मूल संख्या है वो 16 है, यानी कि ये जो मैंने ऐसे बना रखा है क से ले सिर्फ ये किनारे वाली लाइन को छोड़ दिया है, यानी अंग इ ड़ न म भ ब फ और ये प ये आपकी कुल संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। और जो इसके ऊपर है यानी कि 4 लाइन, ये 4 ले लीजिए, 1 2 3 4 और ऊपर से 1 2 3 4, यानी कि ये 4 और ये 4, यानी ऐसे अगर आप एक बनाते हैं वर्ग तो ये आपका जो है ये मूल संख्या है, यानी कि इनकी मूल संख्या कितनी है, ये 16 है। और ये अगर क से लेकर के अंग तक का पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे बना दें इस तरीके से, इसको आप जरा देख लीजिए ध्यान से, तो ये आपका एक आकार ले रहा है वर्ग का, यानी कि इस तरीके से देख ही रहे हैं लंबाई ऐसे, तो ये वर्ग हो गया है। तो इसीलिए इन 25 को वर्गीय वर्ड भी कहा जाता है, यानी कि एक वर्ग में है तो इसलिए वर्गीय वर्ड भी कहा गया है और उदित वर्ड भी कहा गया है। कभी कभी ये पूछ देता है कि उदित वर्ड के अंतर्गत कितने वर्डों को रखा जाता है या कौन कौन से वर्ड जो है वो उदित वर्ड के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका याद रखिएगा। क से लेकर के म तक जो है ये 25 जो है ये उदित वर्ड है, इनको वर्गीय वर्ड भी कहते हैं। और जो ये 16 है, ये 16 आपकी इनकी मूल संख्याएं हैं। दोस्तों बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम संयुक्त स्वर वर्ड, यानी कि 2 स्वर वर्डों के मेल से जो बनता है वो आपका होता है संयुक्त स्वर वर्ड। और ये
प्लुत स्वर वर्ण यानी कि जिन स्वर वर्णों को के मेल में या जिन स्वर वर्णों को बोलने में या आपके ह्रस्व स्वर वर्ण से 3 गुना अधिक समय लगता है, वो आपका होता है प्लुत स्वर वर्ण। प्लुत स्वर वर्ण का ज्यादातर प्रयोग आपका संस्कृत में किया जाता है या संस्कृत के वाक्यों में ज्यादातर इसका प्रयोग होता है। और दूसरी चीज है ये आपका व्यंजन। तो व्यंजन वह है जो क्या होता है कि बिल्कुल किसी भी स्वर वर्ण की या स्वर वर्ण की सहायता से जो बोले जाते हैं वो आपका व्यंजन वर्ण होता है। और ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये बिना स्वर वर्ण की सहायता के नहीं बोले जा सकते। इन्हें बोलने के लिए हमें या इनके निर्माण के लिए हमेशा स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इनकी मूल संख्या जो है 33 है और कुल संख्या 38 है। और इनके भेद है, व्यंजन वर्ण के जो भेद है 6 भेद है। स्पर्श, ऊष्म, द्विगुण, अंतस्थ, संयुक्त और वैदिक, जिसमें कि हम लोगों ने आज पढ़ा स्पर्श व्यंजन को। यानी कि स्पर्श व्यंजन वह है जिन वर्णों के उच्चारण में तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कर सकते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि का ज्यादातर या अधिकतम प्रयोग किया जाता है तो वो आपका होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण की मूल संख्या है 16 और कुल संख्या है आपकी 25। और मूल संख्या में आपने देखा क से लेकर के ये 4 इधर और 4 इधर, ये आपकी यानी क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, ये आपकी जो है मूल संख्या है। और कुल संख्या की बात करें तो क से लेकर के म तक की जो 25 पूरी संख्या है ये आपकी है, ये कुल संख्या यानी कि ये आपकी 25 रहा। दोस्तों अभी मुझे बहुत सा व्यंजन बताना है, पूरा बताना है। आज तो मैंने सिर्फ स्पर्श बताया, बाकी उसमें अंतस्थ, ये जो संयुक्त, द्विगुण है इत्यादि बचे हुए हैं और आपको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ म तक रहा है। बाकी क्या है, म के बाद जो आता है यर, लव, श, ये क्या है तो इसको हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसको जानने के लिए आप क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यदि आप सब्सक्राइब किए हो आप मेरे चैनल को तो अच्छी बात है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट भी दीजिएगा। और यदि बहुत ज्यादा पसंद आया जाए तो आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी जो दूसरा नहीं जानता हो तो उसको इससे फायदा मिले। तो और दोस्तों मुझे एक और बात आपसे ये कहनी है कि अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसके सब्सक्राइब बटन के ठीक बगल में आपकी बेल आइकन बटन यानी कि घंटी बनी होगी, उसको जरूर दबा दें, प्रेस कर दें, जिससे कि अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप समय रहते आप वीडियो को देख पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई वीडियो एक साथ आप देख लेते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। और अगर एक एक समय रहते आप देखें, आज एक देखा या शाम को एक देख लिए या कल देखे, तो इस तरीके से एक एक थोड़ा समय दे करके आप करेंगे तो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, अच्छा याद भी कर लेंगे और ये भी नहीं लगेगा कि कितना ज्यादा पढ़ना है, तो इससे भी आप बच जाएंगे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब बटन को तो दबाएं ही, बेल आइकन बटन को भी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच जाए। तो आप मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।